सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे सामने मेहमान के रूप में बैठे हैं प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे सर, जो वर्तमान में नैक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। सर इसके साथ ही नेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के भी चेयरमैन हैं। सर इसके साथ NIRF के भी चेयरमैन हैं। नाउ ही इज़ ए प्रोमिनेंट एजुकेशनलिस्ट ऑफ our India. So sir, now the government policy is implement IKS Indian Knowledge System, भारतीय ज्ञान परंपरा। इसके बारे में आपका विचार हम सभी जानना चाहते हैं। नमस्कार प्रोफेसर चंद्रा जी, पहले धन्यवाद सेंटर फॉर सनातन रिसर्च में मुझे बुलाने के लिए। और आपने एक बहुत ही बड़ा सवाल दिया है हमारे सामने कि भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का डिवीज़न मंत्रालय में क्यों इस्टेब्लिश किया गया। इसके पीछे हम सब जानते हैं कि भारत को स्वातंत्र्य मिल के करीब 75 साल होने के बाद भी हमारी जो मनसा थी, हमारी जो शिक्षा थी, वो मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम से ही प्रेरित हुई थी। तो इसलिए हमारे स्कूलों के बच्चों को जब कोई कभी कहता है कि हमारे देश में भी विज्ञान का काफ़ी प्रसार हुआ था, वो उसको मानते नहीं थे, क्योंकि हमारे सारी किताबों में वही न्यूटन और आइंस्टाइन और उन्होंने ही विज्ञान को बढ़ाया चढ़ाया और यहाँ लाया है, और हमारे देश में कुछ नहीं था, ऐसा एक समझ हमारे बच्चों में थी। तो इसलिए हम हमेशा सोचते रहते थे, बात करते रहते थे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हमारे छात्रों को समझ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं हो रहे थे। तो एक दिन अचानक कुछ इंटरेस्टिंग बात है कि पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन आवर होता है। तो उसमें कभी कभी प्रश्न जो होते हैं वो स्टार क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार क्वेश्चन वाला एक आवर के दिन मैं पार्लियामेंट में गया हुआ था, और उसी दिन हमारे बेंगलुरु के MP तेजस्वी सूर्या वो भी वहाँ आए हुए थे, और हमारे मंत्री जो हमको वहाँ उनसे बात करनी थी, लेकिन क्वेश्चन आवर ही कैंसिल हो गया। और तेजस्वी सूर्या मुझे मिलने के लिए हमारे AICT ऑफिस में आने वाले थे। मैंने कहा मैं खुद ही यहाँ हूँ, तो क्यों ना हम यहीं मिले। तो हम लोग दोनों वहाँ मिले, हम बातचीत करते रहे, और करते करते विषय आया भारतीय ज्ञान परंपरा का। तो क्यों ना हमारे देश में इसके बारे में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ऐसे हम बात कर रहे थे। तब तक मंत्री जी भी आ गए। तो हमने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रकोष्ठ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यानी शिक्षा मंत्रालय में होना चाहिए, और तुरंत एक बैठक बुलाई। मुझे याद है कि जो पैंडेमिक 21 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो उसके जस्ट 6-7 दिन पहले ये बैठक हुई थी मंत्रालय में। और इस मौके पर करीब करीब 100 प्रतिनिधि, 50 फिजिकली वहाँ आए थे मंत्रालय में, तो बाकी 50 ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुछ IIT के डायरेक्टर्स भी थे, NIT के भी थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थे, और वहाँ विचार विमर्श पूरा दिन तक चला। और मुझे खुशी है कि सब लोगों ने ये कहा कि हमको एक परमानेंट ऐसा एक प्रकोष्ठ मंत्रालय में होना चाहिए, और इस वजह से तुरंत एक्शन चालू हो गया। फिर इसको कहाँ रखा जाएगा, उसका फंडिंग कौन करेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री में फंडिंग के लिए बहुत सारी योजना पहले से करनी पड़ती है। तो इसलिए हमने कहा कि AICT में हम सेल्फ सफिशिएंट है, तो हम हमारे से जो इनकम होता है उसमें से कुछ पार्ट इस प्रकोष्ठ के लिए देने के लिए तैयार है। बाद में जब फंडिंग का विषय आता है, ज़्यादा फंडिंग का, तो मंत्रालय अपना काम करे। तो ऐसा कहते हुए हमने उस प्रकोष्ठ की एक भूमिका तैयार की, और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ वहाँ AICT में अभी स्थित है। उसके बाद उसका बढ़ावा हुआ, मंत्रालय ने भी फंडिंग देना शुरू किया। अभी करीब करीब 20 करोड़ रुपए हर साल वहाँ मंत्रालय से भी मिलते हैं। और हमने IIT इंदौर से डॉक्टर घंटी मूर्ति, जिनको सॉर्ट ऑफ डेपुटेशन पर हमारे यहाँ जोड़ के ले लिया है, उसके अलावा और 4 कोऑर्डिनेटर भी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, और कुछ रिसर्च स्कॉलर्स है। ये सब लोग मिलके हमारे एजुकेशन सिस्टम में भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में सोच हो रही है, उसके बारे में विचार हो रहा है, उसके बारे में कार्य हो रहा है।
और मुझे खुशी है कि गत 3-4 साल में ये काफ़ी हद तक सभी जगहों में पहुंच गया है। यू हैव ए वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप AICTE में भी रह चुके हैं, IIT से भी जुड़े रहे हैं। जैसा आपने बताया, द मेन प्रॉब्लम एंड चैलेंज इज़ द माइंड सेट ऑफ यंगर्स। जो नए छात्र और युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है वो माइंड सेट का है, जैसा आपने बताया। तो यही मेन चैलेंज है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, छात्रों का माइंडसेट चेंज करने के पहले हमारे शिक्षकों का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शिक्षक ही कन्विंस्ड नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे देश की विद्वत्ता कहाँ तक पहुँची थी और यहाँ से विज्ञान हो, कला हो, अलग अलग चीज़ों में भारत उन्नत था। जो कहते हैं कि एक AD, जो आजकल CE बोलते हैं, तो उससे 1700 CE तक भारत का इकोनॉमिक जो GDP था वो शुरुआत में तो 35% तक था, तो धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत कम हो गया। तो हमारे देश पर जो आक्रमण करके जो लोग आए थे, उन्होंने पूरा इसको निचोड़ कर लेके गए। लेकिन ये भी चीज़ पता नहीं है लोगों को कि विज्ञान की शुरुआत यहाँ से हुई, गणित हो, जो हम हमेशा सिर्फ जीरो के बारे में जानते हैं, जीरो का आविष्कार यहाँ भारत में हुआ, लेकिन पूरा बाइनोमियल थ्योरम हो या अलग अलग जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, उसका जन्म भारत में हुआ। फिजिक्स, कणाद ने उसके बारे में भी कहा। तो केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, जो हमारे देश के मंदिर है वो 1000 साल पुराने हैं। आज के कंक्रीट की जो बिल्डिंग है 100-150 साल भी टिक नहीं सकती है, लेकिन हमारे मंदिर 1000 साल के ऊपर वैसे के वैसे खड़े हैं। भले वहाँ अर्थक्वेक आया हो, वहाँ भले फ्लड हुआ हो, टॉर्नेडो आया हो, लेकिन वो वहीं के वहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित हुई थी जो हमारे बच्चों को न जानते हुए वो आज ग्रेजुएट होकर टीचर बन गए हैं। तो पहले उनका प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, कि उनको समझाने की ज़रूरत है कि भारत क्या है, भारत को जानो। एक बार भारत को सही ढंग से जानोगे तो जब आप क्लास में जाओगे तो कोई भी विषय बाहर के विदेश के संस्थानों में उसका प्रगति ज़्यादा हुई है, ये भी हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ ही आज भी है। बाहर के देशों में भी श्रेष्ठता प्राप्त की, लेकिन उनका ज्ञान जो है हमारे ज्ञान के ऊपर, हमारा फाउंडेशन है, उसके ऊपर उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर बनाया है, नए नए आविष्कार करके इक्विपमेंट बनाए हैं। हम क्लास में जब दोनों बताएंगे तब छात्रों को लगेगा कि हमारे देश में भी हम काफ़ी स्वाभिमानी हो सकेंगे और आगे में जो आप कह रहे हैं, जो उनका माइंडसेट चेंज अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद सर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ इतिहास और संस्कृति के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अन्य सारे विषयों में भी इसे देखा जा सकता है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। लेकिन जो अभी के युवा छात्र हैं, उन युवा छात्रों में यह भावना कैसे भरेगी कि मैं इस समाज का हूँ और समाज मेरा है, या यह देश मेरा है या मैं देश का हूँ। तो इस भावना को जागृत करने के लिए हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास होना चाहिए? फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि जब भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ शुरू किया तब हमारे मंत्री श्री निशंक जी थे। उसके बाद अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो भले मंत्री चेंज हो गए, लेकिन हमारी आस्था उसमें वैसे ही टिकी हुई है जैसे शुरुआत में की थी। उसके अलावा AICTE ने एक बहुत बड़ा उपक्रम शुरू किया था, वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का। मैंडेटरी सारे शिक्षकों को पहले 1 हफ्ते का ट्रेनिंग देना, और हर कॉलेज में जब छात्र नए से आते हैं, कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो उस समय पे पहले 3 हफ्ते क्लास करने के बजाय उनको सारी चीज़ों के बारे में उनको उजागर करना। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताना, जैसे आसपास के जोग्राफिकल हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में बताना, उनको हमारे आयुर्वेद के बारे में बताना, ताकि अपना हेल्थ ठीक रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल हो और एक दूसरे के साथ जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण यह है, समाज के साथ हमको यदि जोड़ना है तो दूसरों की समस्याओं को समझकर ये वो भी हमारी समस्याएं हैं, ये समझने के लिए
हम जैसे कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेटिव रिसर्च की बात करते हैं, वैसे ही छात्रों के बीच में एक भावना निर्माण करना कि भले मैं कॉन्वेंट एजुकेशन से आया हूँ, आई हैव कम फ्रॉम ए कॉन्वेंट एजुकेटेड स्कूल, तो मुझे अंग्रेजी बहुत अच्छी से आती है, मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक छात्र गांव से आया है, वो 10वीं 12वीं कक्षा तक अपने हिंदी में आया है, और किसी जगह में तमिल में आया होगा, किसी और जगह में मराठी में आया होगा, किसी और जगह में कन्नड़ तेलुगु में आया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई कमियां हैं, उसने शिक्षा अपनी मातृभाषा में की है, तो वो पहली बात समझना है कि मुझे उनकी भाषा नहीं आती है, लेकिन मुझे एक दूसरी भाषा आती है, कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ, मैं हिंदी उनसे सीखूंगा और मैं उसको अंग्रेजी सिखाऊंगा, ये पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, गांव से जो आया है वो अपना नेचर के साथ, ही लिव्स विथ नेचर, देयरफॉर दे हैव सम स्पेशल एबिलिटीज, उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर हमारे शहरों के छात्रों से बहुत अच्छी होती है। हम सब कंक्रीट जंगल में रहने के वजह से सिटी वाले, टाउन वाले लोग जो है, इनको इनोवेशन रिसर्च में इतना प्रभाव नहीं कर सकते जो कि नेचर में बैठे हुए आदमी को आ सकता है। तो उनको खेती करना आता है, तो हमको खेती पता नहीं है। कई बार तो ऐसे हमारे अनुभव है कि सिटीज़ में से आए हुए छात्रों को हमारे यहाँ आलू कहाँ से होता है तो उनको पता है कि वो डिपार्टमेंट स्टोर से मिलता है, लेकिन उनको खेती में होता है ये भी पता नहीं। यदि किसी को वो भी पता है तो ज़मीन के नीचे से आता है पता नहीं, वो फल जैसा ऊपर आता है ऐसे समझने वाले भी लोग हैं। तो इसलिए जब ये दोनों एक साथ में बैठेंगे और जब उनको पता चलेगा कुछ चीज़ें मुझे पता है लेकिन कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं है, और वैसे ही उसको कुछ चीज़ें जो पता है मुझे पता नहीं है, तब एक दूसरे के साथ जोड़कर काम करने का जो अनुभव पहले 3 हफ्ते में होगा वो पूरे उनके 3 साल 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम में चलते रहेगा। और ऐसे जब हो जाता है, और हमको जिस जिस जगह में ऐसे प्रोग्राम किए हैं वहाँ बहुत अच्छा अनुभव आया है। सर, फ्रॉम द टाइम ऑफ लॉर्ड मैकाले अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे चेंजेज आए, और अभी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको लेकर आप जो चेंजेज आए हैं और जो नई बातें हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले 1968 को फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद 1986 में आई है, उसके बाद उसको थोड़ा परिवर्तन करके 1992 में थोड़ा रिवाइज्ड पॉलिसी आई, उसके बाद करीब करीब अभी 36 साल के बाद 2020 में 29 जुलाई हमारी तीसरी महत्वपूर्ण पॉलिसी आई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, जो इसरो के एक फेमस साइंटिस्ट भी है और अध्यक्ष भी थे इसरो के। और उन्होंने अपने टीम के साथ चर्चा करते हुए हमारी शिक्षा नीति कैसे होनी चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे पहले ऐसा एक प्रयोग होगा जो 2.5 लाख गांवों तक लोगों का विचार उसमें जोड़कर, यानी हम बार बार कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो तो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जो सबसे लोएस्ट बॉडी है वो पंचायत है। तो पंचायत टू पार्लियामेंट तक का सारे लोगों को साथ में लेके, सारे लोगों के जो विचार है उसको एकत्रित करते हुए भारतीय विचार को लेकर इस शिक्षा नीति में काफ़ी कुछ चीज़ें कही गई है जो पहले कभी कही नहीं गई थी। सबसे पहले हमारे देश के बारे में सब लोगों को विचार होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम सब लोगों को योगदान देना चाहिए, और उसके लिए अपना योगदान बहुत ज़रूरी है। उसलिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा 99-100% हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो स्कूल में होना चाहिए। और स्कूली एजुकेशन सिस्टम में अभी जो 10+2 का सिस्टम है उसके जगह में 5+3+3+4 यानी 15 साल का, और छात्र जब 3 साल का है, छोटा बच्चा है, तभी स्कूलों में फॉर्मल एजुकेशन के लिए आएगा। लेकिन पहले 5 साल वहाँ हमारे जो कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, उसमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जोर ज़्यादा देना चाहिए भाषा को सीखने के लिए, जोर ज़्यादा देना चाहिए सीखने में, उसकी उत्कटता ज़्यादा होनी चाहिए, उसका इंक्विजिटिवनेस ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए खेलों के माध्यम से, टॉयज़ उनको साथ जोड़ते हुए, एनिमेशन, गेम्स, ऐसे करने से छात्रों को हर रोज़ स्कूल जाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कल शनिवार और रविवार को स्कूल को छुट्टी है तो अपने माँ पिताजी को कहेंगे आज भी मुझे स्कूल जाना है। ऐसी परिस्थिति निर्माण करना, ना कि
सोमवार मंगलवार को भी मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूं कहने वाले जो बच्चे हैं उनको अलग तरीके से देखने के लिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक नया सेक्टर आज उभर के आ रहा है। उसका नाम है AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिफिकेशन एंड कॉमिक्स। बच्चों को कॉमिक्स अच्छा लगता है, तो यदि साइंस का कॉन्सेप्ट कॉमिक्स के द्वारा सिखाया जाएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग अलग कॉमिक कैरेक्टर के साथ आएंगे, जोड़ेंगे और उसका वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। ऐसा सभी चीज़ों में कुछ चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती है, जैसे मैग्नेटिज्म दिखाई नहीं देता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका इफेक्ट हमको दिखाई देता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को भी छात्रों को कैसे हम समझा सकेंगे, तो ऐसे एनिमेशन, ऐसा विजुअल इफेक्ट हम तैयार करके यदि छात्रों को सिखाएंगे तो उनमें एक अलग तरीके का विज्ञान के बारे में हो या शिक्षा के बारे में आग्रह निर्माण होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पहले 5 साल का है। अगले 3 साल में जरूर हमको 3 आवर्स के बारे में भी देना ही चाहिए। सबको अपना रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स आनी ही चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद अगले 3 साल में थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन की शुरुआत होनी चाहिए। और उसके बाद के आखिरी 4 साल जो है वो ज़्यादा फ्रीडम देकर छात्रों को कोई भी विषय उनका रुचि का जो है उसको लेने की मुभा होनी चाहिए। आज 10वीं के बाद हर छात्र को पहले ही देना पड़ता है इधर आर्ट्स कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज या साइंस कॉलेज। और जो साइंस कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं लेके आर्ट्स या कॉमर्स कॉलेज को अपना प्रवेश करता है, उसको इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में हमने ये कहा है कि 8वीं 9वीं के बाद जो 10वीं 11वीं 12वीं के 4 साल का स्टेज है, उसमें फिजिक्स के साथ फिलॉसफी या साइकोलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं और मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक ले सकते हैं। और फिर भी आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन या मेडिकल में एडमिशन मिल सकती है। तो इसका लोगों ने कई बार उल्टा अर्थ निकाला कि अभी इंजीनियरिंग करने के लिए मैथ्स की ज़रूरत नहीं है या फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है। ये सही नहीं है। वो जब एडमिशन लेने के बाद पहले साल में उनको जो जो विषय इंजीनियरिंग के लिए ज़रूरत है उनको उसको करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको समझ में आएगा इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है। वैसे ही मेडिकल में बायोलॉजी के बिना वो नहीं बन सकेगा डॉक्टर। तो उसने बायोलॉजी यदि नहीं किया है, इसलिए उसका रास्ता बंद करने के बजाय एक छोटी सी खिड़की, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का इस पॉलिसी में निर्णय लिया है। उसी के तरह और बहुत सारे प्रयोग इसमें किए गए हैं। एक तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। यानी आज कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, अभी मैं कैमरे के सामने हूँ तो कैमरा एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर में एक तरफ सेंसर्स भी है, एक तरफ में आप देखते हैं कि मैकेनिकल आइटम भी है उसको मूवमेंट करने के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है और आजकल के कैमरे में कंप्यूटर साइंस भी है, चिप भी है। तो एक कोई भी प्रोडक्ट लेंगे या ऑटोमोबाइल लीजिए, कोई भी कार लीजिए, पहले तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट समझते थे, आज उसमें ज़्यादा कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ऐसे हमारे सारे जो भी प्रोडक्ट और प्रोसेसेस है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन भी ऐसा होना चाहिए, उसमें हर आदमी को सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री को भी पढ़ना चाहिए, भले वो मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो। ऐसा एक भाव इसमें निर्माण करने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरिटी है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का भी विषय रखा गया है, बहुत जोरदार तरीके से रखा गया है। इसलिए कि हमारे जैसे देश में वहाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो कई बार कॉलेज में आते हैं, 1 साल का फ़ी दे देते हैं, घर में कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि जिसके वजह से उनकी शिक्षा आगे नहीं हो सकती है, फ़ी नहीं दे सकता है। हमको स्कॉलरशिप वगैरह देना चाहिए, कोई अलुमनाई से फंडिंग लेके उनको दिलवाना चाहिए, वो तो कोशिश होनी ही चाहिए। लेकिन कई बार पेरेंट्स का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह में होता है, तो लड़कियों को हॉस्टल में रखने के लिए पेरेंट्स नहीं रखना चाहते, तो अपना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसी शिक्षा जिसकी बंद हो गई है उनको परमानेंटली बंद न होते हुए आगे दूसरे कॉलेज में या जब तैयार हो जाएंगे फिर वापस आने के लिए ऐसी व्यवस्था यदि हम कर सकेंगे तो मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट के तरीके से छात्रों को भले 1-2 साल लेट डिग्री होगी लेकिन उनको भी डिग्री करने का अवसर मिलेगा। ऐसा एक नया उपक्रम इसमें से जुड़ा गया है। इसके साथ साथ अनेक उपक्रम है, वो बाद में जब मौका मिलेगा तब मैं उसके साथ जोड़ दूंगा। जैसा कि सर आपने बताया कि ये समस्या न मात्र छात्र और छात्राओं में है
माइंडसेट की समस्या शिक्षकों में भी है। तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी ने क्या प्रयास करने शुरू किए हैं, इसके बारे में कुछ अगर बता सकें। तो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि टीचर एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा जोर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि सारे टीचर्स को पहले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ही समझ में आनी चाहिए। और पहले हमारे यहाँ 2 तरह के सेंटर्स थे, मदन मोहन मालवीय सेंटर्स फॉर टीचर एजुकेशन एंड रिसर्च, और दूसरी तरफ HRDC सेंटर्स बाय यूजीसी। ये दोनों का समागम करते हुए देश भर में 111 ऐसे नए सेंटर्स बने हैं। पहले सेंटर्स ही है, उनका नामकरण किया गया है। उसका नाम है मदन मोहन मालवीय, लंबा नाम था, उसके बदले में मालवीय मिशन फॉर टीचर ट्रेनिंग। ऐसे सेंटर्स का हमने अभी तैयारी की है। ये सारे सेंटर में अगले 2 साल में 15.5 लाख जो हायर एजुकेशन में टीचर्स है, उन सब लोगों को पहले तो 8 मॉड्यूल के जरिए पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको समझाना। मैंने अभी 2-3 उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है उसको बताया। ये सभी चीज़ों के बारे में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, करिकुलम रिवीजन कैसे करना चाहिए, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, छात्रों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए ताकि उसको हमारे साथ जुड़ने में आसानी हो जाएगी। वैसे ही हम उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ा सकेंगे, इंडस्ट्री के साथ रिलेशनशिप कैसे डेवलप करने चाहिए, परीक्षा पद्धति कैसे होनी चाहिए। परीक्षा पद्धति आज घोकम पट्टी के आधार पर है, लेकिन उसको कितना समझ में आया है, ये टेस्टिंग कैसे किया जा सकता है, ऐसे अनेक पहलू। उसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा, ये सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान हमारे सारे 15.5 लाख टीचर्स जो हायर एजुकेशन में हैं उनको देने की इसमें प्रस्तावना है, और ये कार्य शुरू हो गया है। जैसा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने एक लेख में हनुमान छलांग की बात कही थी। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्शन है, फिर उसके बाद हाई स्कूल है या इंटर है, फिर इंटर के बाद हायर एजुकेशन है, इनके बीच जो गैप है वो बहुत लंबा लगता है, एक हनुमान छलांग जैसी लगती है। तो इसमें एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसके बारे में कोई प्रयास शिक्षा मंत्रालय या यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, शिक्षा ये कंटिन्यूस है। शिक्षा को हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी फाउंडेशनल लर्निंग स्टेज, उसके बाद प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ऐसा विभाग जरूर किया होगा। लेकिन शिक्षा ये जन्म से लेकर मरण तक चलती रहेगी और चलनी भी चाहिए। इसलिए हम हमेशा एक और प्रयोग करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसका मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने से शिक्षा बंद हो गई नहीं, वो तो शुरुआत हो गई, और ज़िंदगी भर हमको नया नया चीज़ सीखना ही पड़ेगा। तो इसलिए शिक्षा इज़ ए कंटिन्यूम, यानी एजुकेशन इज़ ए कंटिन्यूम। मैं इंजीनियरिंग का छात्र होने की वजह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी एक कॉन्सेप्ट आता है, एवरीथिंग इज़ ए कंटिन्यूम। यहाँ हम देख रहे हैं हवा है, सब जगह में है, फैली हुई है, लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए हम वहाँ स्ट्रक्चर्स में हो या कोई आर्टिकल में हो, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ऐसे करके डिस्क्रिटाइज करते हैं। वैसे शिक्षा में भी हमने थोड़ा डिस्क्रिटाइज किया है कि ये प्राइमरी शिक्षा, ये उच्च शिक्षा ऐसे, लेकिन शिक्षा ये कंटिन्यूस है और इसका सही ढंग से लोगों को ध्यान में आना चाहिए। इसलिए नया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF ऐसा एक नाम से एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जहां हर छात्र के क्रेडिट्स को वहाँ एक से दूसरे तक जाने तक सारे इकट्ठा किए जाएंगे और इसको डिपॉजिट करने के लिए एक व्यवस्था जिसका नाम है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसका भी निर्माण किया गया है। और हर छात्र को एक यूनिक आईडी, यानी हर छात्र को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, इसलिए एक यूनिक अपार आईडी, अपार यानी हमारे सारे भारतीय भाषाओं में इन्यूमरेबल, अनेक, बहुत सारे ऐसे लगता है। तो वैसे इसके प्रयोग जब करेंगे तब हमको हमारे पास अलग अलग तरीके से उसके फायदे होने लगेंगे, इसलिए उसका नाम अपार रखा है। अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। और ये अपार आईडी जिसको मिल जाता है, जिसको मिला है, अभी हमारे देश में करीब 30 करोड़ के ऊपर छात्र स्कूल और हायर एजुकेशन में है, उसमें से
करीब 25 करोड़ छात्रों का अपार आईडी बन गया है और बाकी 5 करोड़ लोगों का अपार आईडी बनना जारी है। मेरे ख्याल से अगले 5-6 महीनों में सारे के सारे छात्रों को यूनिक अपार आईडी मिलेगा। इसका फायदा क्या है? वो लिंक होगा एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के साथ। अब तक हम सब लोग जानते हैं कि बैंक अकाउंट यानी जिसमें पैसा जमा करना है, जहां लक्ष्मी जाती है, और हमारा ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, ये ऐसा बैंक है जहां सरस्वती है, जहां अपने अपने किए हुए कोर्सेस का जिक्र वहां किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, और ऐसे क्रेडिट्स को आप आगे ज़िंदगी में कहीं भी उपयोग कर सकते हो। स्कूली क्रेडिट को लेकर हम हाई स्कूल में जा सकते हैं, हाई स्कूल के लेकर हम कॉलेज में जा सकते हैं, और जब तबादला होता है, तबादला यानी पेरेंट्स का एक गांव से दूसरे गांव में, तब छात्रों को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना, पुराने सब मार्क्स कार्ड ले जाना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब स्टोर्ड रहेगा। नए स्कूल में अपना अपार आईडी देने से उनको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, तो छात्रों को इसका फ़ायदा होगा। किसी राज्य में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रयोजन है कि कुछ स्कॉलरशिप देना है, कुछ कंसेशन देना है, तो इनकी कैपेबिलिटी क्या है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, उसको हमेशा हम फॉर्म के जरिए मांगते हैं। वो मांगने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब दिखाई देगा। उसके अलावा छात्रों को एक यूनिवर्सिटी का क्रेडिट दूसरे यूनिवर्सिटी में ले जाना है तो उसमें मिलेगा। यदि कोई जॉब में अप्लाई कर रहा है तो क्रेडिट, ये सब डिग्री के अलावा मैंने ये एडिशनल काम किए हैं, ये दिखाने के लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसके अनेक उपाय और अनेक सुविधाएं होने वाली है, इसलिए इसका नाम अपार आईडी रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम किया गया है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा और एनईपी को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में संदेह बना हुआ है, और यह बार बार कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षा नीति है राष्ट्रीय, उसमें बुकिश नॉलेज से बढ़कर कुछ और शिक्षा की बात कही गई है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको भी डिफाइन करने की कृपा करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे मैंने कहा, स्कूली एजुकेशन के साथ ही जब हम जो वोकेशनल एजुकेशन है, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, 6ठी क्लास से ही शुरू होना चाहिए, ये बताया है। उसके अलावा जब कॉलेज में स्टूडेंट्स डिग्री करने के लिए आते हैं, ज़्यादा थेरोटिकल नॉलेज होता था, तो आज इंटर्नशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, इसके बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब जैसे मेडिकल कॉलेज में छात्र जब ज्वाइन करता है तो पहले साल से ही वो ना केवल कॉलेज में एक थ्योरेटिकल क्लास सीखता है और लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट भी करता है, लेकिन हॉस्पिटल में चक्कर हर रोज़ सीनियर डॉक्टर के साथ चलता है, और उसके बाद फाइनल ईयर होने के बाद एक पूरा साल उसको इंटर्नशिप वहाँ हॉस्पिटल में करनी पड़ती है, तभी उसको मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए मुभा दी जाती है। वैसे हमारे ग्रेजुएट कॉमर्स हो तो उनको थ्योरेटिकल सब लोग सीख लिया है, लेकिन बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में कहीं ना कहीं 6 महीने की इंटर्नशिप करेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास करेगा, तो एक्चुअल प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है उसका ज्ञान मिल जाएगा। साइंस विद्यार्थी को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हम जरूर कॉलेज में कुछ लेबोरेटरी करेंगे, लेकिन लेबोरेटरी स्केल अलग है और इंडस्ट्री या बाहर समाज में जो काम चलता है वो अलग है। तो इसलिए इंजीनियरिंग छात्रों को लेबोरेटरी के अलावा जब बाहर जाता है और उसको पावर प्लांट, सपोज पावर प्लांट है, टेबल टॉप इक्विपमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन जब पहली बार जब कोई छात्र मैकेनिकल इंजीनियरिंग का न्यूक्लियर पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट में जाता है, इतनी बड़ी चिमनी ये सब देख के उसको तो चित्र इतना इतना 1-2 इंच का देखा हुआ था, और ये तो 20 मीटर के 40 मीटर के ऊपर है। एक बड़ा शॉक जो होता है उसको नहीं होना चाहिए। इसलिए जब छात्र कॉलेज में है तभी उसको यदि 6 महीने का मैंडेटरी इंटर्नशिप करवाएंगे और उसके भी क्रेडिट उसके साथ जुड़े जाएंगे तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आदमी बन जाएगा। दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा, घोकम पट्टी के प्रश्न पत्रिका के जगह जब हम ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सबको भी टेस्टिंग किया जाएगा, तो छात्र हमारा ये सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन है ऐसे कभी नहीं बताएगा। वो सोचकर अपने ढंग से उसको जो समझ में आया है उसको प्रयोग करेगा। और आज तो चैट जीपीटी और GPT-4 का ज़माना है, ओपन AI का ज़माना है, तो बहुत सारे उत्तर तो डायरेक्टली आजकल मिल जाते हैं उसको। असाइनमेंट देने से तो वो तुरंत बना सकता है।
लेकिन फिर भी उसको ऐसे प्रश्न पूछना जो चैट जीपीटी में नहीं आ सकते हैं, ये हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका भी प्रयोग इसमें से हो रहा है। सर, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि शिक्षा जो है वह राज्य की नीति के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जितने भी पॉलिसीज़ हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। तो ये शिक्षा की जो नीति है वो राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में इसका सामंजस्य कैसे बैठेगा, इसके बारे में सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है, राष्ट्र को उच्चतर स्तर में ले जाने के लिए है। और हम सब जानते हैं कि शिक्षा भारत में कंकरेंट लिस्ट में है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का भी दायित्व होता है। तो इसलिए हर राज्य सरकार को अपने अपने जगह में थोड़ा बदलाव करके करने की पूरी मुभा है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा उसी को करना है, उसी के साथ आप जोड़कर और अच्छा कर सकते हो तो करने की तो मुभा ही है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन साइंटिस्ट को, जिन लोगों को, विद्वत लोगों को लिया गया था, उन्होंने जिस तरीके से इस पॉलिसी को बनाया है, इसमें विरोध करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए सारे राज्य सरकार भी इसको अपना रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। सर, एक प्रमुख समस्या आज के वर्तमान संदर्भ में यह भी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं वो व्यवसाय के रूप में इसे अपनाए हुए हैं और एक तरह से व्यापार के रूप में भी अपना रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार इसे एक मिशन के रूप में ले रही है, जिसे कह सकते हैं बाय हार्ट ले रही है। तो इसमें के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जा सकता है, इसके बारे में सर कुछ चर्चा है। भारत का इतना फैलाव है, जो हम बार बार कहते हैं कि 140 करोड़ के ऊपर आबादी, और जिस उम्र में स्कूलों में, कॉलेज में आने चाहिए, जैसे 3 साल से 18 साल कम से कम जो प्राइमरी टू हायर एजुकेशन जाने के पहले वाला पॉपुलेशन है, वही 26 करोड़ करीब है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि सिर्फ 4 करोड़ लोग हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, बाकी नहीं आते हैं। तो कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर एजुकेशन भी लाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राष्ट्र में जो फाइनेंशियल बजटरी प्रोविज़न है उसकी लिमिटेशन भी होती है। तो इसलिए प्राइवेट एजुकेशन की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस है, उसमें हार्डली 5-6% छात्र ही सीख रहे हैं हायर एजुकेशन में, और बाकी सब तो प्राइवेट में है। तो प्राइवेट को पूरा बंद करने से हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी, अधूरी रह पाएगी। इसलिए प्राइवेट जरूरी है, लेकिन प्राइवेट वालों को कमर्शलाइज न करते हुए समाज में अच्छा काम करने के लिए, आने के लिए प्रवृत्त करना, और जिनको ज़्यादा फी देने के लिए कैपेसिटी नहीं है उनको स्कॉलरशिप की प्रोविज़न करना या बैंक से लोन मिलने का प्रोविज़न करना, ताकि कोई भी अच्छा जो छात्र है जिसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा है वो घर में नहीं बैठे, लेकिन उसको भी शिक्षा प्राप्त होए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उस दिशा में बहुत सारे चीज़ें सरकार कर रही है। स्कॉलरशिप्स तो सारे SC ST स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, पूरी की पूरी OBC को भी स्कॉलरशिप मिलती है। उसके अलावा जो गरीब है, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बोलते हैं, ऐसे 10% लोगों को भी मिलते हैं। और क्यों ना जिनके घर में अच्छा से इनकम है उनको खुद का फ़ी देके हायर एजुकेशन में ना आना चाहिए। ये हमारी पॉलिसी आज है। इसलिए कमर्शलाइजेशन एक तरफ, दूसरी जगह में ये लगता ज़रूर होगा, लेकिन दोनों का बैलेंस हमारे देश में चल रहा है। और अच्छे कॉलेज में दर्ज करने के लिए जिसको एडमिशन मिलता है उसको लोन का प्रावधान होने के वजह से उसकी भी शिक्षा हो रही है, उसको वापस देना पड़ेगा बाद में, उससे जो लोन लिया हुआ है उसको। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आज वर्तमान में ये सभी को विदित है कि जो रूरल बैकग्राउंड के कॉलेजेस हैं और दूसरी तरफ जो अर्बन क्षेत्र में हैं, और हमारे यहाँ स्कूल्स लगभग 15 लाख के करीब है, और अगर सिर्फ हायर एजुकेशन की बात करें तो 1150 के अराउंड हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, अबाउट 50,000 कॉलेजेस हैं। तो ऐसे में इस दोनों के बीच में जो एक क्वालिटी गैप है उसको पूरा करने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए? प्रवेश चंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा लक्ष्य भी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में आज 27-28% जो है वो अगले 10 साल में 50% होने की ज़रूरत है।
उसके लिए और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को तैयार करना बनाना जरूरी होगा, लेकिन इतना ब्रिक एंड मॉर्टर यानी बिल्डिंग वाले कॉलेज बनाना मुश्किल है। उसके लिए फाइनेंस भी लगेगा, समय भी लगेगा। उसके जगह में ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। उसके लिए गांव में जहां दूर दराज जगह में छात्र है, जहां आज क्वालिटी अच्छी नहीं है, शिक्षक नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वहां यदि इंटरनेट व्यवस्था पहुंचाएंगे, जो मुझे बहुत खुशी है कि आज सरकार ने मोदी सरकार आने के बाद डिजिटल इंडिया का जो प्रभाव हुआ उसके वजह से करीब 6-6.5 लाख जो गांव है उसमें से आधे के ऊपर में फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी पहुंच गई है। अब हर घर में यदि वो कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, वैसे ही हर घर में एक डिवाइस, वो फिर लैपटॉप हो या एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हो, ये व्यवस्था करने में ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये यदि हो जाता है तो घर में बैठे बैठे सबसे बेहतरीन शिक्षा जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी दे रही है वो अपने घर में बैठ के ले सकते हैं, उसकी परीक्षा भी दे सकते हैं। हमारे यहाँ एक स्वयं पोर्टल का जन्म हमने किया जिसमें ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, जो छात्र अपने अपने जगह में बैठ के कोर्स करके उसकी परीक्षा दे के अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। अभी थोड़े ही दिन में डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आएगी, तो अपने घर में बैठ के अलग अलग विषयों के जो अपना इच्छा है वो सब विषय सीख कर उसकी परीक्षा देकर अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन जो एक जगह में नहीं मिल सकता। इवन मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे या वाराणसी जैसे जगह में, बड़े शहरों में भी सारे टाइप के टीचर शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन भारतवर्ष में सभी जगह का मिलके तो मिलेंगे। तो ऐसा ही उपलब्धि जो है वो वाराणसी वालों को जितनी मिल सकती है या मुंबई वालों को मिल सकती है, वैसे ही एक दूर दराज के झारखंड या छत्तीसगढ़ या अरुणाचल या नागालैंड के छात्र को भी मिल सकती है। यही उपाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति को लेकर जो बहुत सारे संदेह लोगों के मन में थे वो आज निर्मूल सिद्ध हुए होंगे। और उम्मीद है कि जो भारतीय सरकार, शिक्षा मंत्रालय या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो प्रयास कर रही है वो फलीभूत होंगे और एक नए भविष्य का निर्माण इस देश में होगा। सर, आपसे यह भी जानना था कि जो सेंटर फॉर सनातन रिसर्च कार्य कर रहा है और इस सेंटर पर आप आए हुए हैं, इस सेंटर पर आकर आपको कैसा महसूस हो रहा और इसके बारे में आपके क्या विचार? नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई सेंटर फॉर सनातन रिसर्च वाराणसी स्थित यहाँ मैं आज आ सका, और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि गत 5-6 महीनों में अलग अलग तरीके से लोगों के स्टेटमेंट्स सनातन के बारे में आ रहे हैं। तो सही ढंग से लोगों के प्रमुख यानी उनके समक्ष सनातन के बारे में जानकारी देना ये बहुत महत्वपूर्ण काम पहले से ही सनातन रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। और इसलिए हमारे सनातन धर्म के बारे में जो वैश्विक धर्म है, और हम हमेशा कहते हैं कि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, और उसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम, ये मैसेज जो है ये यूनाइटेड नेशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राष्ट्र में शांति, वैसे ही पूरे विश्व में यदि शांति प्रस्थापित करनी है तो ऐसे वाले सनातन धर्म के जो वैल्यू सिस्टम्स है वो लोगों के सामने पेश करने पड़ेंगे। अब ज़्यादा लोग, बहुत देशों के लोग इसको मानना शुरू किया है, लेकिन उनको उसके बारे में माहिती कम है, तो ये रिसर्च करके लोगों के सामने पेश करने का जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रोफेसर चंद्रा जी। जरूर हमारे देश बहुत ही बेहतरीन तरीके से अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और चल रहा है।